नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्ट 4। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक से, जो है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। होता क्या है दोस्तों, 19th सेंचुरी शुरू होती है और इस सदी के साथ भारत के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उनके लिए मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। 1811-12 के समय में भारत जो है 33% कॉटन एक्सपोर्ट करता था, लेकिन 1850-51 का जब दौर आता है तो ये घट के सिर्फ 3% रह जाता है। तो आप देख रहे हैं भारी गिरावट होती है 30% की। सवाल यह है कि क्यों ऐसा क्या हो जाता है कि इतनी बड़ी गिरावट आ जाती है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फिनोमिना को समझिए। हम कोई चीज़ अगर दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट यानी मंगाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि हमारे पास मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर वो मार्केट में अवेलेबल है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसी मार्केट में जाते हैं जहाँ पे बढ़िया क्वालिटी की चीज़ मिलती है और वो सस्ती भी मिलती है। तो इसलिए हम वो चीज़ जो है दूसरे देश से एक्सपोर्ट करते हैं, यानी घर की चीज़ ना खरीद के हम बाहर से खरीदते हैं। अब सवाल आता है यूरोप का। यूरोप में क्या होता था दोस्तों कि कॉटन जो थी उतनी क्वालिटी की नहीं थी, यानी इसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन नहीं थी। दूसरी तरफ अगर इंडियन कॉटन की बात करें तो इंडियन कॉटन फाइन क्वालिटी की थी। एक तो इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन थी, दूसरी इसकी जो कीमत थी बहुत ज़्यादा सस्ती थी, मान लीजिए 100 रुपये थी। यूरोप में जो कॉटन मिलती थी, एक तो इसकी क्वालिटी बेकार थी, दूसरी इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। तो अब यूरोपियंस के पास 2 मार्केट थी, या तो वो इंडिया की मार्केट से कॉटन खरीदे या फिर वो यूरोप की मार्केट से कॉटन खरीदे। होता क्या है दोस्तों कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो फाइन क्वालिटी की कॉटन को छोड़ के महंगी और घटिया क्वालिटी की कॉटन खरीदेगा। यूरोपियन अगर इंडिया से ट्रेड भी करते थे तो बीच में अगर शिपिंग की कॉस्ट आती थी तो वो भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, मान लीजिए 50 रुपये शिपिंग की कॉस्ट आती थी। तो व्यक्ति क्या करता था, 100 रुपये कॉटन के लगाता था, 50 रुपये शिपिंग कॉस्ट के लगाता था, और कितने रुपए में कॉटन मिल गई उसको, 150 रुपये में। अब भी यूरोप में मिलने वाली कॉटन से सस्ती पड़ गई भारत में मिलने वाली कॉटन। अब क्या हुआ, जो भारत के ट्रेडर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे भारत की कॉटन को अपने पास खरीद कर। इससे क्या होता था, यूरोप में जो कंपनियां कॉटन बनाती थी उनके लिए बड़ी मुसीबत आ गई। उनको तो उनके घर के लोग ही दरकिनार करने लगे। जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल, यूरोप में अगर कॉटन बनती है तो खुद यूरोपियन ही उस कॉटन को नहीं खरीद पा रहे थे, यूरोपियन नहीं खरीदना चाहते थे इतनी महंगी कॉटन को। तो अब ये जो ट्रेडर्स थे यानी ये जो प्रोड्यूसर्स थे ये परेशान होने लग गए। इन्होंने अपनी परेशानी किसको बताई, सीधा गए ये गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट के पास जाके इन्होंने क्या कहा, कॉटन जो मेकर्स थे यानी कॉटन प्रोड्यूसर्स जो थे वो गवर्नमेंट के पास गए। गवर्नमेंट से उन्होंने बोला कि इंडिया से जो कॉटन आती है उस पर आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए। कौन सी ड्यूटी लगाइए, इंपोर्ट ड्यूटी। अब इंपोर्ट ड्यूटी समझिए दोस्तों, मान लीजिए इंडिया में कॉटन है 100 रुपये की मिल रही है और यूरोप में उसको भेजना है, तो कोई यूरोपियन अगर उस कॉटन को खरीदेगा तो बीच में आप उसको शिपिंग कॉस्ट के रूप में 50 रुपये भी देना पड़ेगा। तो फिर भी अगर दोनों को मिला लिया जाए तो कितना बनता है, 150 रुपये बनता है। जबकि यूरोप में जो कॉटन मिल रहा था वो कितने रुपए का था, 200 रुपये का। तो यानी कि यहाँ पे एक तो फाइन क्वालिटी की कॉटन भी मिल रही है, वो भी सस्ते में मिल रही है। तो यूरोपियन क्या करते थे, इंडिया से सीधा सीधा ट्रेड कर लिया करते थे। अब क्या आ गया, अब बीच में आ गई इंपोर्ट ड्यूटी। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है यूरोप। बीच में अब क्या होता है दोस्तों कि पहले सीधा यूरोपियन इंडिया से सामान खरीद लिया करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। क्या लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटी। अब 100 रुपये का सामान है, 50 रुपये आपको और पे करना है शिपिंग चार्ज, और 100 रुपये और आपको टैक्स के रूप में यानी इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में पे करना है। तो एक कॉटन अब कितने रुपए की होने लग गई, 250 रुपये की होने लग गई। अब जो यूरोप के ऐसे लोग थे जो बाहर से कॉटन मंगाते थे उनको ये कॉटन महंगी लगने लगी। अब इन्होंने क्या कर दिया, भारत की मार्केट से कॉटन खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया और इन्होंने क्या किया, यूरोपियन से ही कॉटन खरीदना शुरू कर दिया।
इससे समस्याएं उत्पन्न होने लगी। उन समस्याओं को डिस्कस करने से पहले एक और पॉइंट आपको समझना है दोस्तों। पहला तो पॉइंट हमने ये देख लिया कि मर्चेंट ने प्रेशर किया गवर्नमेंट को कि वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी मर्चेंट थे उन सब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जोर डालना शुरू कर दिया कि आप भारत की मार्केट में भारत का कपड़ा मत बिकने दीजिए, आप वही कपड़ा बिकने दीजिए जो ब्रिटेन में तैयार होता है। इससे क्या होता है दोस्तों, मुसीबत आ जाती है। अब एक तो वीवर्स को परेशानी ये आती है कि वो अपना कॉटन अब दूसरी जगह बेच नहीं पा रहे। दूसरी परेशानी ये आती है कि भारत के बाजार में अब उनको बहुत भारी मात्रा में कंपटीशन मिलने लगा। इससे अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वीवर्स की। पहली बात यह है कि मार्केट कोलैप्स हो जाती है। यूरोप की मार्केट में अब कपड़ा नहीं बिक पा रहा, कॉटन नहीं बिक पा रही। दूसरी बात यह है कि जो भारत की खुद मार्केट थी उन सब में अब कौन सा कपड़ा मिलने लगा, ब्रिटेन में बना हुआ कपड़ा मिलने लगा, यानी मैनचेस्टर का कपड़ा आने लगा। और ये कपड़ा कैसा होता था, ये सस्ता होता था। कैसा होता था, सस्ता, यानी चीप होता था। अब ये सस्ता क्यों होता था, क्योंकि ये मशीन मेड होता था। मशीन का सामान हमेशा सस्ता होता है और भारत में जो सामान मिलता था वो हैंडमेड होता था, जो हमेशा महंगा होता था। तो जो भारत के गरीब किसान थे, शिल्पकार थे, इन लोगों को क्या चीज़ ज़्यादा खरीदनी चाहिए, ये तो सस्ते की तरफ ही जाएंगे, इनको ऑप्शन मिल गया। तो अब ये लोग जो थे भारत के सामान को इग्नोर करने लगे और ब्रिटेन के सामान की तरफ इनका रुझान बढ़ता चला गया। इस वजह से जो भारत के वीवर्स थे वो इंपोर्टेड गुड्स से कंपटीशन नहीं कर पाए। अब इन्हीं के जो दिन थे वो फिर गए। 1860 का समय आता है और एक और प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यह होती है कि भारत के जो वीवर्स थे अब इनको गुड क्वालिटी की कॉटन नहीं मिल पा रही, यानी कि भारत में बनने वाली कॉटन खुद भारतीयों को ही नहीं मिल पा रही थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि अंग्रेजों ने चाल चली थी। अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया था, तो इस वजह से अंग्रेजों को कॉटन नहीं मिल पाया। अंग्रेज क्या करते थे, यानी यूरोपियंस क्या करते थे, इनके पास कॉटन के लिए दो मार्केट होती थी, एक थी अमेरिका, दूसरी थी इंडिया। अब अमेरिका में तो सिविल वॉर शुरू हो गया, अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमारे बस की नहीं है आपके लिए कॉटन बनाना, आप कहीं और जाओ। यूरोप कहाँ आया, पूरी तरीके से इंडिया पे निर्भर हो गया। अब इंडिया से भर भर के कॉटन यूरोप में जाने लगा। इंडिया से इतना ज़्यादा कॉटन यूरोप में जाने लगा कि खुद इंडियंस के लिए कॉटन की कमी पड़ गई। अब जो भारतीय वीवर्स थे उनको कपड़ा बनाने के लिए कॉटन नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से ह्यूज शॉर्टेज हो गई कॉटन की इंडियन वीवर्स के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है दोस्तों, एग्रीकल्चर वो पहले ही छोड़ चुके हैं। दूसरी बात ये है कि वीविंग को इन्होंने अपना ऑक्यूपेशन बना लिया था। तीसरी दिक्कत ये है कि कॉटन नहीं है अब वीविंग करने के लिए। और चौथी दिक्कत ये है दोस्तों कि अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर इतना ज़्यादा लोन लाद दिया था कि अब इनकी कमर टूट गई थी, यानी कि अब ये बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। 19वीं सेंचुरी शुरू होती है और एक और प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम यह है कि पहले तो जो सामान था, मशीनों का सामान, वो ब्रिटेन से आता था। अब खुद इंडिया में मशीनें बनना शुरू हो गई, मार्केट बनना मतलब फैक्ट्री बनना शुरू हो गई। भारत की जो मार्केट थी इसमें मशीन से बने हुए कपड़े की भर भर के भरमार होने लगी। अब जो भारत के वीवर्स थे हाथ खड़े कर दिए इन्होंने कि अब हमारे बस की कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बर्बाद हो गए। फैक्ट्री के माप आती है, इसके लिए आपको 3 मेन डेट्स याद रखनी है। 1854 इसमें क्या हुआ, पहली कॉटन मिल बनी बॉम्बे में। 1855 पहली जूट मिल बनती है बंगाल में। और 1874 पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल बनती है मद्रास में। अब सवाल ये है कि ये बनाया किसने, ये जो इंडस्ट्री थी इनकी स्थापना किसने की। दूसरा, जिसने भी स्थापना की उसके पास पैसा कहाँ से आया। तीसरा ये है कि मिल्स में काम करने के लिए कौन राजी हुआ। तो इन तीनों सवालों का जवाब जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि उद्योगों की स्थापना किसने की। इसके लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और अर्ली एंटरप्रेन्योर्स यानी पिछले ज़माने के जो शुरुआत के एंटरप्रेन्योर्स थे इनकी बात करते हैं। जब हम बिजनेस की हिस्ट्री की बात करते हैं यानी ट्रेड की हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा लिंक चाइना से है। सबसे पहले चाइना से सिल्क रूट होके जाया करता था यूरोप की तरफ। और भारत क्या करता था दोस्तों, भारत चाइना के, यहाँ पे गलत आ गए, हाँ, भारत क्या करता था, भारत चाइना के सिल्क रूट का इस्तेमाल करता था ताकि अपना सामान यूरोप में बेच सके। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि भारत की जो हिस्ट्री है ट्रेड में वो चाइना से मिलती है।
लेट 18th सेंचुरी में होता क्या है कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे वो दो कांड कर रहे थे। पहला तो ये कि चाइना को ओपियम बेच रहे थे, भारत में ओपियम उगाते थे, यानी भारत में अफीम की खेती करते थे और चाइना में वो अफीम बेचते थे, यानी भारत की ज़मीन बर्बाद की, चाइना के लोगों को बर्बाद किया। दूसरा, ये अंग्रेज क्या करते थे, ये एक्सपोर्ट करते थे टी को, ये चाइना में चाय उगाते थे और इंग्लैंड में उस चाय को बेचते थे। तो इस वजह से दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरे देशों की ज़मीन इस्तेमाल की और अपने देशों के लोगों को भर भर के पैसा पहुंचाया। बहुत सारे इंडियंस जो थे अंग्रेज़ों के इस बिज़नेस में बहुत मदद करते थे। वो फाइनेंस प्रोवाइड कराते थे, सप्लाई प्रोवाइड कराते थे, शिपिंग कंसाइनमेंट प्रोवाइड कराते थे, मतलब बहुत मदद करते थे। इससे इन्होंने क्या सीखा, इंडियंस ने सीखा कि इनको एक्सपीरियंस हो गया कि इनको बिजनेस कैसे करना है। दूसरा ये कि इनके पास अब बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था, तो इस वजह से इंडियंस के पास अब एक्सपीरियंस भी आ गया, पैसा भी आ गया। अब इस पैसे का इस्तेमाल इन्होंने किया और इन्होंने भारत में उद्योग विकसित कर लिए, यानी इंडस्ट्रीज विकसित कर ली। अब अगर हम अर्ली एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो आपको कुछ लोगों के नाम याद रखने हैं। पहला, द्वारकानाथ टैगोर, ये बंगाली व्यक्ति थे। इन्होंने भारत में 6 कंपनियों की स्थापना की 1830 से 1840 के दशक में, यानी सिर्फ 10 साल में इन्होंने 6 कंपनीज बना ली। ऑल्दो बाद में इनकी कंपनी उतनी अच्छी चली नहीं, लेकिन बनाई थी। कुछ ऐसे पारसी लोग भी थे, जैसे दिनशो पेटाइट थे या जमशेद जी टाटा थे। इन्होंने बॉम्बे में ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर की स्थापना की। फिर एक और व्यक्ति है सेठ हुकुमचंद, ये एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। कलकत्ता में इन्होंने पहली इंडियन जूट मिल की स्थापना की 1917 में। इन लोगों को जो नए नए ट्रेड नेटवर्क थे, इन्होंने कई सारे ट्रेड नेटवर्क बनाए थे। उनमें थे बर्मा, मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका। एक तो चाइना को भी वो अपना ट्रेड करते थे, यूरोप को भी अपना सामान पहुंचाते थे, और इसी के साथ अब इन्होंने कई और देशों को जोड़ लिया। उनमें से थे बर्मा, मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका। अब बात करते हैं दोस्तों इन्हीं की। होता क्या है कि ये जो ट्रेडर्स थे, यानी जमशेद जी टाटा या ये सब लोग, ये क्या करते थे, ये भारत का सामान दूसरे देशों में बेचते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको हम कमर्शियल ग्रुप बोलते हैं, जो एक्सटर्नल ट्रेड नहीं करते थे बल्कि इंटरनल ट्रेड करते थे, यानी भारत से बाहर व्यापार नहीं करते थे, भारत के अंदर अंदर वो व्यापार करते थे। जब इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेड में कि वो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सके, तो इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को झट से लपक लिया और फैक्ट्रीज का निर्माण कर दिया। अब इस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। प्रॉब्लम क्या आई कि जैसे जैसे अंग्रेज़ों का शासन जो था और भी ज़्यादा सख्त होता गया, वैसे ही इंडिया का जो मर्चेंट ट्रेड था वो लिमिटेड हो गया। अब वो बर्मा में भी अपना ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, वो मिडल ईस्ट में नहीं कर पा रहे थे, ईस्ट अफ्रीका में भी वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो फैक्ट्री बनाने का फ़ायदा क्या जब आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। दूसरा बात ये थी, यूरोप में यानी जो कॉलोनियल पावर थी, जो अंग्रेज हुकूमत थी इंडिया में, इन्होंने भारतीयों को बिल्कुल बैन कर दिया कि भारत में जो तैयार माल होगा आप उसको यूरोप में नहीं बेचोगे, आप सिर्फ कच्चा माल बेच सकते हो, वो भी वो वाला सामान जिसकी ज़रूरत ब्रिटिशर्स को है। तो ऐसा कौन सा सामान था, जैसे रो कॉटन हो गया, ओपियम, वीट, इंडिगो, तो ये कुछ गिना चुना ऐसा सामान था जिसका ट्रेड कच्चे रूप में कर सकता था इंडियन, जो फाइनल प्रोडक्ट था उसको नहीं बेच सकता था। और दूसरी बात यह है दोस्तों, एक तो आपने इनके हाथ बांध दिए, अब दूसरी बात यह है कि इनको शिपिंग बिजनेस से भी आपने निकाल दिया। तो एक तो इन्होंने इतनी मेहनत करके बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाई, बड़े बड़े एम्पायर बनाए, और दूसरा आपने क्या किया, आपने इनके व्यापार को रोक दिया, आपने मना कर दिया कि आप फाइनल प्रोडक्ट का व्यापार नहीं कर सकते। इससे दिक्कत हुई दोस्तों, कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, वो तो बर्बाद होने लगे थे, है ना। इसी बर्बादी को अब हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आज के सेशन से आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपोर्टेंटली, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।